तो नमस्ते दोस्तों, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पेपर 2, सॉरी पार्ट 2, 300 क्वेश्चन का। बट उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, सूचनाएं। और ये सूचना ये है कि देखिए, आपका IKS का पेपर 2 दिन था, 27 तारीख और 28 तारीख। इसमें से 27 तारीख वाला एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, नेक्स्ट डेट। ठीक है। और 28 तारीख वाला एग्ज़ाम 28 तारीख के ही दिन होगा, लेकिन 27 तारीख वाला एग्ज़ाम अगले डेट और होगा। और वो डेट यहाँ पे बताई जाएगी अभी आपको, ठीक है, कि किस डेट पे होगा। चलिए दोनों को देखते हैं। पहले एग्ज़ाम डेट को जानते हैं कि किसका एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ और क्यों हुआ है। तो देखिए, 27 तारीख को है रामनवमी। ठीक है, कल 27 तारीख है, कल रामनवमी है 3। और सबके घर में बजरंगबली का झंडा लगता है। तो रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले जय श्री राम, जय सिया राम ना। चलिए अब देखते हैं किनका एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ है। पहले हम एग्ज़ाम प्रोग्राम को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है आपका एग्ज़ाम प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, 27 तारीख और 28 तारीख 2 दिन एग्ज़ाम है। 27 तारीख को एग्ज़ाम है ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का। ग्रुप ए मेजर पेपर और ग्रुप बी मेजर पेपर वालों का 27 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ है, ठीक है। 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है, इसमें ग्रुप सी और जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं उनका हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन। तो 28 तारीख का एग्ज़ाम देव का देव होगा, ग्रुप सी वालों का होगा सेम टाइम पे, और एक्स स्टूडेंट का भी होगा सेम टाइम पे। अब चेंज हुआ है केवल 27 तारीख वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है UG सेमेस्टर 1 25 से 29 सेशन परीक्षा 2025 के परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अधिसूचना 36/26 ज्ञापन संख्या, ठीक है, SKMU दुमका दिनांक 25 मार्च 2026 द्वारा 27 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है इसको स्थगित किया जाता है, ठीक है। अब यह जो परीक्षा है दिनांक 30 मार्च को दोनों पालियों में पूर्व निर्धारित केंद्रों में आयोजित की जाएगी। अन्य विषय एवं पत्रों की परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। यानी कि जिनका 27 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में था वो 30 तारीख के फर्स्ट सिटिंग में देंगे, जिनका 27 तारीख को सेकेंड सिटिंग में था वो 30 तारीख के सेकेंड सिटिंग में देंगे, ठीक है। 30 तारीख सोमवार पड़ता है, तो 30 तारीख को अब आपको एग्ज़ाम देना है। ओके, इंडियन नॉलेज सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग क्लास को। और इसके लिए आपका अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, वही एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कल हम लोगों ने 100 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 100 से 200 क्वेश्चन तक करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टई लिखा। तो देखिए अनुमान लगाया जाता है कि 499 से लेकर के 499 से लेकर के 499 मतलब ईस्वी के आसपास तक लिखा जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी, ठीक है। 499 के ईस्वी के आसपास इसको लिखा जाता है। उस समय गुप्त काल का शासन था भारत में। नेक्स्ट, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या सिद्धांत दिया है। तो आर्यभट्ट ने क्या बोला है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य एक जगह पे स्थिर है, ये बोला है। सूर्य अपने स्थान पे स्थिर है जबकि पृथ्वी घूमती है। तो सभी लोग आर्यभट्ट को बोलने लगे, बाग बुड़बक, पृथ्वी घूमती है और सूर्य खड़ा है। ना ना ना, सूर्य घूमता है और पृथ्वी खड़ा है, ऐसा लोगों ने बोला, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि पृथ्वी घूमती है जबकि सूर्य अपने स्थान पे खड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है, ठीक है, जिसमें 5 सिद्धांत दिए गए हैं, पंच सिद्धांतिका। तो इस किताब के लेखक है वराह मिहिर। कौन है? वराह मिहिर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं को किस ग्रंथ में बताया, ठीक। तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणित की क्रिया जो है इसको ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में बताया है। इन्हीं अपने ही नाम पे इस किताब का नाम लिखे ब्रह्म स्फुट, जो कि ब्रह्मगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है, लीलावती किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो देखिए ये जो लीलावती है गणित का एक बहुत फेमस किताब है। किसका? गणित का, मैथमेटिक्स का। ओके। नेक्स्ट, भास्कराचार्य किस क्षेत्र के महान विद्वान थे। तो भास्कराचार्य खगोल शास्त्र और गणित के विद्वान थे। भास्कराचार्य और ये आर्यभट्ट दोनों खगोल और गणित के विद्वान थे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है, जंतर मंतर
वेधशाला किसने बनाई? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ये जंतर मंतर वेधशाला बनाई जाती है, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ओके। भारतीय खगोल शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? खगोल मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी, मतलब जिसमें आप ग्रह नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सूर्य सिद्धांत ये एक ग्रंथ है जिसमें भारतीय खगोल शास्त्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगला जाता है भारतीय गणित में दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो भारतीय गणित में दशमलव प्रणाली का विकास भारतीय गणितज्ञ करते हैं, ठीक है, जिसमें दशमलव प्रणाली खास तौर पे आर्यभट्ट का नाम आता है, ठीक है, आर्यभट्ट का नाम आता है खास तौर पे दशमलव प्रणाली की खोज में। नेक्स्ट, भारतीय गणित की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो शून्य और दशमलव प्रयोग खोजा है हम लोगों ने, शून्य का और दशमलव का खोज किया है, ठीक है। अगला जाता है आयुर्वेद एंड योगा। तो आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आयुर्वेद, ठीक है, इसका मतलब होता है जीवन का विज्ञान। वेद मतलब होता है विज्ञान, आयु मतलब होता है, आयु मतलब क्या? साइंस, ठीक है, और वेद मतलब विज्ञान, सॉरी, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब विज्ञान, यानी कि जीवन का विज्ञान। ओके, इसी को आयुर्वेद कहते हैं, लाइफ साइंस या साइंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए आयुर्वेद का सबसे प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, ठीक है, मेडिसिन के बारे में बताया गया है, और सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा सर्जरी के बारे में बताया गया है। ओके, अब आ जाता है सुश्रुत को किसका जनक कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, सर्जरी का जनक कहा जाता है। ओके, और इनकी पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। योग दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो योग दर्शन पतंजलि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, योग सूत्र। योग दर्शन पे पतंजलि के द्वारा एक किताब लिखा गया है जिसका नाम है योग सूत्र। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें पूछा गया अष्टांग योग में कितने अंग आते हैं? तो अष्टांग योग में 8 ही अंग आते हैं, यम नियम प्राणायाम, ठीक है, उसी तरह से 8 गो है। योग का उद्देश्य क्या है? तो योग का उद्देश्य शरीर और मन का संतुलन, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड, ठीक है, इसी को योग कहते हैं। अगर आप योग करते हैं तो आपका माइंड और बॉडी बैलेंस में रहता है। प्राणायाम किससे संबंधित है? तो प्राणायाम जो है हमारा श्वसन नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। प्राणायाम कई प्रकार के प्राणायाम है, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, ठीक है। सबसे अच्छा है प्राणायाम अनुलोम और विलोम, ठीक है। अनुलोम मतलब होता है सीधा, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके, तो सांस को एक बार सीधा लेते हैं, एक बार उल्टा लेते हैं नाक से। अगला जाता है योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि। क्या है? समाधि योग का अंतिम लक्ष्य है। आयुर्वेद किस पर आधारित है? तो आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार पर आधारित है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट, अगला जाता है योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धातु कर्म का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो आपको मालूम है दिल्ली का मेहरौली में एक लोहा का स्तंभ है, उसी को बोला जाता है प्राचीन भारत का सबसे अभी तक मेटालॉजिकल एविडेंस, ठीक है। दिल्ली का लौह स्तंभ किसकी उत्कृष्ट दर्शाता है? तो ये दर्शाता है धातु कर्म की, यानी कि हमारी मेटालॉजिकल किस तरह से है, जो जंग नहीं लगी है अभी तक। ओके, नेक्स्ट, अगला जाता है स्तूप किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? तो बौद्ध धर्म के अवशेषों को, महात्मा बुद्ध के जो अस्थियां थी उनको थोड़ा सा दिया जाता है और उसको फिर एक मंदिर की तरह, ठीक है, स्तूप बनाया जाता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है स्तूप। जैसे सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। प्रत्येक स्तूप में बुद्ध की अस्थियां हैं, मतलब हड्डियां हैं, ठीक है। बिहार किसका निवास स्थान है? तो बुद्ध विहार कहा जाता है, इसका नाम पूरा नाम है बुद्ध विहार, जहाँ पे बुद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है, उसी को बुद्ध विहार कहते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें है अजंता और एलोरा की गुफाएं किसका उदाहरण है? अजंता और एलोरा की गुफाएं शैल कला का उदाहरण है, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर का उदाहरण है, और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला आ जाता है संथाल समाज में लोकगीत।
किसका हिस्सा है? तो संथाल समाज में जो लोकगीत है यह सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, संथाल समाज में बहुत सारे लोकगीत होते हैं, जैसे कि कोहबर हो गया, विवाह के समय में किया जाता है। ठीक है, सरूल एक फेस्टिवल है। ठीक, और भी बहुत सारा होता है, सोहराय फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट। लोक कथाएं किस प्रकार का ज्ञान देती है? तो लोक कथाएं हमें सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान देती है, सोशल एंड कल्चरल नॉलेज देती है। ओके, नेक्स्ट। लोक कथा मतलब क्या होता है? कहानी। कहानी को ही आप लोक कथा कहिएगा, जो चली चलाई दादी नानी सुनाती होगी आपको। पारंपरिक चिकित्सा किसका उपयोग करती है? तो पारंपरिक चिकित्सा जड़ी बूटी या प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग करती है। ठीक है, पर्यावरण ज्ञान किसका संरक्षण करता है? तो पर्यावरण ज्ञान किसका संरक्षण करता है? प्राकृतिक संसाधनों का। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का आधार क्या है? ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इसका आधार क्या है? अनुभव और परंपरा। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिशन इसका जो है बेस से आधार माना जाता है। अब आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या, तो एक मिनट, कम्युनिटेरिज्म। ये क्या होता है? सामुदायिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, सामुदायिक। तो सामुदायिक किस पर बल देता है? तो समुदाय पे बल देगा भाई, समुदाय आधारित जीवन शैली पे बल देता है। समुदाय किसको कहते हैं? आपस में कई परिवार, कई जाति के एक ही परिवार जब आपस में रहते हैं। ठीक है, मतलब गांव में जो आपस में खास तौर पे देखिएगा एक ही जाति के लोग अलग साइड में रहेंगे, ये अलग साइड में, तो उसको अलग समुदाय कहा जाता है। ठीक है, समुदाय क्या है? तो कई आपसी लोगों का एक समूह होता है, उसी को समुदाय कहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सब आपस में इस बात को डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके, पारंपरिक शासन प्रणाली का आधार क्या है? तो पारंपरिक शासन प्रणाली का आधार है हमारा कम्युनिटी, यानी कि समुदाय। ओके, नेक्स्ट। सामुदायिक जीवन का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक जीवन, जो लोग आपस में रहते हैं गांव घर में, उसका उद्देश्य है सामुदायिक सहयोग करना, आपस में एक दूसरे की सहयोग करना। पारंपरिक समाज में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो पारंपरिक समाज में जो निर्णय है वह सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। ठीक है, सबके सामूहिक सहमति से आप कीजिएगा लिया जाता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे महत्व देती है? तो एथिक्स को महत्व देती है, नैतिकता को महत्व देती है। ठीक है, कि हमारा नैतिक आचरण क्या है, इस पे महत्व देती है। अगला है, भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो भारतीय दर्शन किस पे आधारित है? मोक्ष पे, मोक्ष। ठीक है, जिसको निर्वाण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? धर्म। धर्म ही भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार है। नेक्स्ट, अगला जाता है पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। पारंपरिक ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है, पारंपरिक जो पुराना प्राचीन काल से चला आ रहा है, ये ज्ञान प्रणाली किसके संरक्षण का सहायक है? तो ये पर्यावरण का संरक्षण का सहायक है। कैसे भैया? देखिए, परंपरा में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसको पूजा जाता है, जैसे कि बरगद का पेड़, वट सावित्री पूजा, ये पर्यावरण को सहायता देने के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि पीपल के पेड़ में शनिवार को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भी एक पर्यावरण संरक्षण का ही तरीका है। ठीक है, ताकि लोग इन पेड़ों का सम्मान करें। ठीक है, और आपको मालूम है कि बरगद और पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ से संबंधित है। ठीक है, योग का अभ्यास किसके लिए उपयोगी है? तो योग का अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टेंशन होता है, डिप्रेशन फीलिंग होता है, ठीक है, या ओवर थिंकिंग करते हैं, आप में से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो फालतू फालतू चीज़ें। ठीक है, हालांकि ये कॉमन चीज़ हो गया आजकल, हर व्यक्ति देखिएगा ओवर थिंकिंग कर रहा है। आप लोग में से भी बहुत से लोग करते होंगे ना, फालतू फालतू चीज़ सोचते, जिसका जीवन में कोई काम ही नहीं है, फालतू का चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। तो ये सब अगर आप योग करते हैं, डेली प्राणायाम करते हैं, आंखें बंद के थोड़ा सा ओम करते हैं, ठीक है, फिर आंखों को गर्म करके क्या बोलते हैं, आंखों को गर्म करके हाथों को रगड़ के आंखों पे लेते हैं, तो ये सब आपको मन के शांति देगा। कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कम से कम अनुलोम विलोम कीजिए और थोड़ा सा दौड़िए। ठीक है, चलिए, डेली 10 मिनट।
वैसी रही तो 10 मिनट कब से कब, ठीक है। नेक्स्ट, आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है। इसलिए बोला जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्भाग् भवेत्, ठीक है। यानी कि सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहो, ठीक है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा करता है। और आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? तो धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, धन्वंतरी। कल मैंने करवाया था, ठीक है। भारतीय गणित का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो जीरो की खोज हम लोगों ने किया है, जीरो और दशमलव पद्धति का खोज किया है, जो कि आज पूरे विश्व में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है भारतीय वास्तुकला की एक प्रमुख शैली कौन सी है? तो भारतीय वास्तुकला की एक प्रमुख शैली है नागर शैली। वास्तुकला जिससे घर या मंदिर बनाए जाते हैं, तो मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ हैं हमारे भारत में, आपको मालूम है। एक है नागर शैली, एक है द्रविड़ शैली और एक है बेसर शैली। तो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, नागर शैली उत्तर भारत में और बेसर शैली दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे बढ़ावा देती है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली मानव कल्याण को बढ़ावा देती है, ह्यूमन वेलफेयर को क्या करती है? प्रमोट करती है, ओके। प्रमोट मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है पारंपरिक समाज में शिक्षा कैसे दी जाती थी? तो पारंपरिक समाज में गुरुकुल माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। किसके माध्यम से? गुरुकुल के माध्यम से, ओके। गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था समग्र शिक्षा, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट या हॉलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। संपूर्ण शिक्षा, गुरुकुल में क्या किया जाता था? संपूर्ण शिक्षा दिया जाता था। शरीर के लिए योग क्रियाएं सिखाई जाती थी, ठीक है। मेडिटेशन सिखाया जाता था, गणित सिखाया जाता था, खगोल शास्त्र सिखाया जाता था, ज्योतिष शास्त्र सिखाया जाता था, दर्शन, धर्म, नैतिकता, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ाया जाता था। उस टाइम पे करंट अफेयर्स और जीके नहीं था ठीक है, जो भी था वो उसी में निहित था। नेक्स्ट भारत और उस टाइप की शिक्षा क्या थी? तो उस टाइप की शिक्षा थी एक अच्छा मानव बनने के लिए। और आजकल की शिक्षा आदमी सोचता है कि नौकरी पाने के लिए, भाग बुड़बक। आजकल के ज़माने में अगर कोई नौकरी सोच रहा है तो क्या बोलूँ, गधा है। नौकरी नहीं लगता है झारखंड में, खासतौर पे झारखंड की नौकरी। सेंट्रल गवर्नमेंट का लग भी जाएगा लेकिन झारखंड गवर्नमेंट की नौकरी नहीं लगेगा, ठीक है। झारखंड गवर्नमेंट की नौकरी बहुत 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 मुश्किल है। चलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रकृति को क्या माना जाता है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रकृति को पूजनीय माना जाता है, इसलिए प्रकृति को हम लोग माता मानते हैं, ठीक है। प्रकृति को माता मानते हैं। नेक्स्ट लोक परंपराएं किसका हिस्सा है? तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है लोक परंपराएं। अगला आ जाता है भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली मानव और प्रकृति के बीच संतुलन का काम करती है, कि दोनों के बीच बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम उद्देश्य है विश्व का कल्याण, ठीक है, वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड। इसलिए बोला जाता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 200 शुरू करेंगे, बट मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है? 5 मिनट का ब्रेक लेना है, अपने आँखों को थोड़ा सा आराम देना है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं 5 मिनट। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, पॉज कर लेता हूँ, आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, घूम लीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए। चलिए देखिए अब मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आपका SKMU दुमका यूनिवर्सिटी है, हो सकता है आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी देख रहे हो, बट ये वीडियो स्पेशली SKMU के लिए बनाया गया है। बाकी सभी में काम देगा जहाँ जहाँ इंडियन नॉलेज सिस्टम है, ठीक है। SKMU दुमका 6 गो जिला को कवर करता है, दुमका, जामताड़ा, ठीक, साइबर क्राइम है रे बाबा गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ठीक है। ये 6 जिला को कवर करती है। ये बनी थी 1992 में। बिहार में एक यूनिवर्सिटी है भागलपुर विश्वविद्यालय, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग करके इसको बनाया गया था, ठीक है। 1992 के बाद ये झारखंड में काम कर रही है। आपकी जो SKMU दुमका यूनिवर्सिटी है इस साल से आपके सेशन से बहुत फास्ट है। 2025 से 29 आपका जो सेशन है, आपका अभी एग्ज़ाम कहाँ पे हो गया मालूम है? रांची यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मतलब आप रांची यूनिवर्सिटी से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उससे भी आगे चल रहे हैं। BBMKU धनबाद यूनिवर्सिटी से भी आप आगे चल रहे हैं। विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग से भी आप आगे चल रहे हैं, ठीक है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची से भी आप आगे चल रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है जिसका नाम है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, हालांकि ये पीछे हो जाती है, ये पलामू में है। ठीक, तो एसकेएमयू अभी फास्ट काम कर रहा है, देखते हैं कब तक फास्ट काम करता है। अगर इसी तरह से अच्छा से काम किया तो आप लोग का बहुत अच्छा है जी, टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है नागर शैली की मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए नागर शैली में क्या होता है, ऊंचा सा शिखर होता है। नागर में मैंने बताया था इस तरह से रहता है, इस तरह से। ठीक, और द्रविड़ में कैसा रहता है, शंकु आकार। ठीक है, यह है द्रविड़, जो कि दक्षिण भारत के मंदिर इस तरह से रहते हैं, और नागर है इस तरह से। ठीक है, भोले बाबा का शिवलिंग देखे होंगे उस टाइप से। ठीक है, ये नागर यानी कि ऊंचा शिखर रहता है। ठीक है, और ये कर्व थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिर के मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। ये जो नागर शैली है ये आपका उत्तर भारत में मिलता है, और ये जो द्रविड़ शैली है मुख्यतः दक्षिण भारत में मिलता है, शंकु आकार फॉर्म में रहता है दक्षिण भारत। ओके, नेक्स्ट, बेसर शैली किसका मिश्रण है। तो नागर शैली और बेसर द्रविड़ शैली दोनों मिलकर बेसर शैली का निर्माण करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। अगला जाता है खजुराहो मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो। खजुराहो ये जो मंदिर है देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे नग्न चित्र है बने गए हैं। ठीक है, जो क्या बोलिएगा, एक तरह से शो अप करता है कि देखिए ये सब मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, ना आप भाग सकते हैं ना हम भाग सकते हैं उससे, हर कोई इससे पकड़ता ही है ये चीज़, बट उसको क्या बोलिएगा एज ए कंट्रोल फॉर्म में लीजिएगा। नेक्स्ट, वही जीवन है एकमात्र, ऐसा मत सोचिएगा। ओके, नेक्स्ट, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, एलोरा गुफाएं किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है। तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, और ये शैल कला वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, शैल कला वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट, बौद्ध स्तूप का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बौद्ध स्तूप में बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखना जाता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के कोई भी अवशेष अवशेष में महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी रखा जाता था। ठीक है, सांची का स्तूप ये बौद्ध स्तूप है, और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार किसके निवास स्थान थे। तो बुद्ध के भिक्षुओं के निवास स्थान थे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पार दे देता हूँ, अच्छा होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। दिल्ली का लौह स्तंभ किस काल का है। तो ये जो है गुप्त काल का है। दिल्ली मेहरौली का जो लौह स्तंभ है जो कि धातु कर्म का एक अनूठा उदाहरण है, ये कहाँ का है। तो ये गुप्त काल का है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली का लौह स्तंभ किसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है। तो धातु कर्म का, जिसको अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में इस्पात बनाने की प्रसिद्ध तकनीक कौन सी थी। तो हम लोग जो है क्या बनाते थे, वुड जे स्टील। देखा होगा आपने, कभी कभी गांव में बंजारा लोग आता है, आग जलाता है, और वो इतना टेम्परेचर हीट कर देता है कि वो पिघल जाता है। फिर वो उसको जिस तरह से मर्जी करते हैं शेप देते हैं, जमीन में मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी के अंदर आग जलाते हैं और वो शेप देते बनाते हैं, क्योंकि इतना टेम्परेचर ना कोई बर्तन, लोहा का बर्तन सह नहीं पाएगा, इसलिए उसको मिट्टी में जलाया जाता है। ठीक है, पूरा एकदम पिघला देता है। देखे होंगे अगर आपके गाँव में आए होंगे तो। नेक्स्ट, अगला जाता है प्राचीन भारत में इस्पात बनाने की प्रसिद्ध तकनीक कौन सी थी। तो वुड स्टील हो गया। ठीक है, और आपको मालूम है कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा स्टील कारखाना, यानी कि पूरे भारत का भी बोल सकते हैं, बोकारो में है। सेल के नाम से फेमस है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल का 4 जगह फैक्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। भारतीय धातु कर्म का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो भारतीय धातु कर्म का उपयोग औजार, हथियार और आजकल बर्तन का भी बर्तन बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गया, इसके अलावा आभूषण भी बनाते हैं। आभूषण मतलब जो पहनते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय नगर नियोजन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो प्राचीन भारतीय नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय नगर नियोजन का प्रमुख उदाहरण कौन सा? ये हो गया हड़प्पा। हड़प्पा को कई कई बार सिंधु लिख देगा, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, दोनों सेम नाम है। नेक्स्ट, संथाल समाज की संस्कृति का मुख्य आधार मौखिक परंपराओं से होता है। ठीक, संथाल लोकगीत किसका हिस्सा है? तो सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, ये सब कराया गया है। लोक कथाएं किस प्रकार का ज्ञान देती है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान देती है। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली किसके संरक्षण में सहायक है? तो पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है। पारंपरिक चिकित्सा किसका उपयोग करती है? तो जड़ी बूटियों का उपयोग करती है। सतत विकास का मुख्य लक्ष्य उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग। पारंपरिक पर्यावरण ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है? तो स्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सब किए हुए क्वेश्चन है, कुछ कुछ रिवीजन हो जाएगा आपका। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संतुलन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब रिपीटेड है 2 बार 3 बार कोई कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हो चुका है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, और योग का अंतिम लक्ष्य समाधि है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे बढ़ावा देती है? तो मानव कल्याण को बढ़ावा देती है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? तो धर्म भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे संबंधित है? जीवन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय ज्ञान प्रणाली में प्रकृति को क्या माना गया है? तो पूजनीय माना गया है, या बोल सकते हैं कि देवता। ठीक है, लोक परंपराएं किसका हिस्सा है? तो संस्कृति की हिस्सा है। भारतीय ज्ञान प्रणाली किसे महत्व देती है? तो नैतिक जीवन को महत्व देती है। देखिए हम देख लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, अगर इसी तरह से है तो फिर कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। योग जो है अभ्यास कराता है किसके लिए? तो शारीरिक और मानसिक। हमारे बॉडी पे 2 ही प्रकार का बीमारी होता है, या तो शारीरिक होगा या फिर मानसिक होगा। ठीक है, और भारत में मानसिक बीमारी को आदमी मानसिक बीमारी नहीं समझता है। ठीक है, अगर माथा दर्द कर रहा है तो वो स्किप करेगा, अरे भाई माथा दर्द है ना छोटा सा, ऐसा ही सोचता है ना। अगर ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है तो बोले यार कुछ नहीं यार ऐसा होता है। ठीक है, जब तक से आदमी क्या बताए कंडीशन खराब नहीं हो जाता तब तक से उसको सोचता ही नहीं है कि मानसिक बीमारी। शारीरिक को भी बहुत इग्नोर करेगा, अरे कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा तो चोट लगा है ना बस, ऐसा ही करेगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाता है। तो आपको इग्नोर नहीं करना है। भारत गणित का सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? जीरो का और दशमलव प्रणाली का। ठीक है, भारतीय खगोल शास्त्र संबंधित है ग्रह तारों का अध्ययन से। ओके, आयुर्वेद किस पर आधारित है? तो आयुर्वेद जो है प्राकृतिक उपचार पर आधारित है। भारतीय ज्ञान प्रणाली बढ़ावा देती है मानव और प्रकृति के संतुलन को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो समाज का कल्याण करना। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली किसके लिए उपयोगी है? तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन किस पर आधारित है? तो आध्यात्मिकता पर आधारित है। देखिए यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि सभी का आंसर जो है ऑप्शन ए है। ठीक है, भारतीय संस्कृति किसे बढ़ावा देती है? तो सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली किसका संरक्षण करती है? तो संस्कृति का। और अंतिम 2 क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे जुड़ी हुई है? जीवन मूल्य से। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो विश्व का कल्याण करना। ओके, कल मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। जैसे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का मूल आधार क्या है? आध्यात्मिक, मतलब जिसमें दोनों वर्ड रहेगा, आध्यात्मिकता भी है और नैतिकता भी है। ठीक है, ऑप्शन रहेगा इनमें सभी, या 2 को दे देगा। जैसे वेदों को किस प्रकार का साहित्य माना जाता है? तो वेद जो है ये हमारे श्रुति साहित्य है, मतलब आपको सुन के जो याद किया जाता है। ठीक है, श्रुति साहित्य। ओके, नेक्स्ट, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान है। तो इस तरह से कुछ मैं थोड़ा सा डिफरेंट कराऊंगा। भारतीय ज्ञान दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। ओके,